बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम आपकी पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है शांति, उसकी ओर अग्रसर है। आज हम शांति की ओर अग्रसर हैं। तो इस चैप्टर के साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और मैं आपको प्रश्नोत्तर करवाऊंगी, है ना। जिस प्रकार से 12वीं कक्षा के सारे प्रश्नोत्तर करवाए हैं उसी प्रकार से आपके इस वाली 11वीं के भी करवाऊंगी। 11वीं कक्षा में सिर्फ दो ही पाठ हटाए गए हैं अभी और वो एक तो स्थानीय स्वशासन है और एक और है आई थिंक संघवाद, है ना। तो वो पिछली वाली पुस्तक का है, इस वाली में से तो कुछ नहीं हटाया है। तो आइए चलते हैं और हम सबसे पहले देखें आज का जो हमारा विषय है वो है शांति। चैप्टर 9 शांति की बात करेंगे। तो जब शांति जैसे ही सुनने में आता है वैसे ही हमारे दिमाग में बुद्ध की जो पिक्चर है वो बन जाती है। शांति के एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। एकदम शांत चित्त, शांत मुख और बहुत ही सौम्य छवि हमारे दिमाग में आ जाती है, ये शांति। तो वास्तविक रूप में शांति बहुत अहम है मानव के जीवन में और शांति की खोज में न जाने कितने ऋषि मुनि हजारों वर्षों से शांति की खोज के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं और उनका हल निकाल रहे हैं। किस प्रकार से मनुष्य के आंतरिक और बाह्य शोर को कम किया जाए। हम बाहर देखते हैं जो शोरगुल है वो शांति का अभाव मानते हैं, कभी कभी नहीं। आज के जीवन में, आज वर्तमान में हम देखें तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारा कोलाहल है। इतने सारे विचार हमारे मस्तिष्क को उद्वेलित करते रहते हैं। दिमाग में बहुत सारी खिचखिच चलता रहता है, ये करना, वो करना, ये करना, इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो माइंड में अपनी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यदि आपका मस्तिष्क शांत नहीं होगा तो आप कोई भी अपना काम है वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से 100% नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे थेरेपी चल गई हैं, अब मेडिटेशन के कैंप लगते हैं, है ना। पहले भारत ध्यान में, मेडिटेशन में, योग में विश्व गुरु था। पश्चिम ने बहुत तरक्की की और बाद में वो लोग भी आकर भारत से या भारत के गुरुओं से ध्यान और मेडिटेशन सीखने लगे। क्योंकि बाहर कितना भी हम विकास कर लें पर जब तक हमारी आंतरिक शांति हमें नहीं प्राप्त होती तब तक आपके जीवन का 100% आप अचीव नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारा लेक्चर हो गया, पर जब शांति की बात आती है तो ये सारी बातें भी निकल के आती हैं। पर चूंकि हम अभी राजनीति विज्ञान के संदर्भ में शांति की बात कर रहे हैं तो यहाँ देशों के मध्य शांति की बात हो रही है, विश्व में शांति की बात हो रही है कि विश्व में अगर कहीं कोई देश, कोई क्षेत्र युद्धरत है, संघर्षरत है तो हम कहते हैं कि यहाँ शांति नहीं है, यहाँ अशांति है। तो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में हम 2 या 2 से अधिक देशों के बीच या किसी देश के अंदर ही किन्हीं विभिन्न वर्गों के बीच विभिन्न जातीय संघर्षों को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ शांति की अनुपस्थिति है। तो सबसे पहले शांति बहुत अपरिहार्य है क्योंकि शांति के अभाव में कभी भी विकास संभव नहीं होता है। कभी भी मनुष्य अपना आंतरिक और बाह्य दोनों ही विकास नहीं कर सकते जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाती। तो केवल राष्ट्र के संदर्भ में नहीं, मानव जीवन के संदर्भ में भी शांति बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम जब देखें द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि आपकी पुस्तक में दी है। द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार से जब समाप्त हुआ, अपनी विभीषिका छोड़ गया और हिरोशिमा नागासाकी में आज भी जहाँ वो परमाणु बम गिराए गए थे वहाँ अविकसित बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत ही विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतनी बड़ी विभीषिका वहाँ फैल गई थी उन परमाणु बमों के गिराए जाने से। तो पूरे विश्व समुदाय ने ये सोचा कि अब कभी भी तृतीय विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि तब तो बहुत छोटे परमाणु बम थे, आज तो हजारों टन क्षमता वाले, तब तो 15 और 21 किलो टन के वो बम थे जो गिराए गए थे। वर्तमान में हजारों टन क्षमता वाले जो परमाणु हथियार हैं वो विभिन्न देशों के पास हैं। तो अगर ऐसे में अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा तो संपूर्ण संसार के नष्ट होने की संभावना है। शायद इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियां जो सोवियत संघ और अमेरिका थे वो कितने भी चरम पर पहुंचे हों, कितने भी अग्रेसिव हुए हों, लेकिन दोनों ने ही समझदारी का परिचय दिया और
वो तृतीय विश्व युद्ध को टालते चले आए। जो शीत युद्ध के दौर में सबसे गंभीर संकट था, क्यूबा संकट, उस पर भी दोनों ने समझदारी दिखाई और एक दूसरे को सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें हटा ली थी, जिसके चलते वो फिर से संकट टल गया था। तो शांति हमेशा अपरिहार्य है जीवन में। शांति का कोई दूसरा वो नहीं है उपलब्ध, क्योंकि युद्ध कभी भी मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें जन धन सभी की हानि होती है, रक्तपात होता है, हिंसा होती है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई है, तो एडिथा मॉरिस ने अपने उपन्यास हिरोशिमा के फूल में दर्शाया है कि किस प्रकार परमाणु बम का इस्तेमाल किस तरह लंबे समय तक विभीषिका पैदा करता है। यानी हिंसा हमेशा मानवता के लिए खतरा पैदा करती है, और आज भी वहां पर कितनी विभीषिकाएं हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने इसमें लिखा है, यानी शांति अवश्यम भावी है, शांति के बिना जीवन संभव नहीं है ना। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हिंसा या युद्ध के अभाव को ही शांति के रूप में देखा जाता है, कि जहाँ युद्ध नहीं हो रहा है वहाँ शांति है। परंतु ऐसा नहीं है, सिर्फ युद्ध से ही अशांति नहीं फैलती है। कई बार हमने देखा है कि किसी विभिन्न समाज में जातियों में संघर्ष होता है, एक जाति के साथ भेदभाव, जैसे कि भारतीय समाज में जो छुआछूत की प्रथा थी, हालांकि इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो कई वर्षों तक विद्यमान रही, और जिससे व्यक्तियों के अंदर संघर्ष पैदा रहा। आज भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कितने संकट, कितने संघर्ष हो जाते हैं, बहुत सारे आंदोलनों में हिंसा हो जाती है। तो केवल युद्ध के अभाव को ही हम शांति नहीं कह सकते। फिर शांति क्या है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि बाह्य शांति के अलावा आंतरिक शांति भी जरूरी है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं भ्रूण हत्या के नाम पर या स्त्रियों के साथ भी बहुत सारी हिंसा होती है। कभी डोमेस्टिक वायलेंस है, कभी कार्यस्थल पर ऐसा होता है। तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक अशांति भी वहाँ पैदा होती है ना, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर ऐसा होता है तब भी बहुत ज़्यादा समय तक व्यक्ति सुखी और स्वस्थ नहीं रह सकता। तो यहाँ जब हम शांति की बात करते हैं, अगर सटीक अर्थ निकालें तो लिखेंगे सभी तरह की हिंसा के अभाव को शांति कहते हैं, है ना, शांति कहते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक एवं बाह्य हिंसा शामिल है। अहिंसा शामिल है। ठीक है, तो संपूर्ण शांति तभी कह सकते हैं जब बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से, जैसे कि गांधी जी कहते थे कि मन, कर्म, वचन तीनों से ही हमें किसी का बुरा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। केवल हाथ पैर चलाने से ही हिंसा नहीं होती। किसी को के प्रति आपने अपशब्द कहे, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो भी वो हिंसा है। तो इस प्रकार से शांति की जब हम बात करते हैं तो सभी तरह की हिंसा के अभाव को शांति हम कह सकते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक एवं अहिंसा शामिल है। तब हम उस स्थिति को कहेंगे कि ये शांति की स्थिति है। तो जब राज्यों के संदर्भ में होता है तो हम देखते हैं कि एक राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र के साथ युद्धरत रहता है तो वो संपूर्ण विश्व के लिए भी खतरनाक होता है। इसीलिए कितने प्रयास, जैसे कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मध्यस्थता की थी, क्योंकि अगर ये दोनों राष्ट्र परमाणु क्षमता संपन्न है और इनके बीच अगर युद्ध छिड़ जाता है तो वो संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए हानिकारक होता है। हम अगर अपने आसपास के उदाहरण देखें तो जब भी आपके गली मोहल्ले में कहीं भी कुछ भी ऐसी घटना होती है, झगड़े होते हैं, तो पूरा दिन आपका प्रभावित होता है। एक अशांति, एक बेचैनी आप पैदा हो जाती है। सुबह से कहते हैं दिन खराब हो गया, है ना। घर में भी अगर शुरुआत हो जाए तो कहते हैं दिन खराब। तो ये है आपकी आंतरिक शांति भंग हुई है ना वहाँ पर, क्योंकि आप से पर्सनल किसी ने टच नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि आपका अंतर्मन जो है विचलित हो गया। तो वहाँ एक अस्थिरता सी पैदा हो जाती है ना। इससे पीसफुल जो हम रहते हैं, सुबह उठते हैं कितने पीसफुल होते हैं, लेकिन अगर ऐसा सुबह उठते के साथ ही ऐसा कुछ घटनाएं हो जाए
तो पूरे दिन आप अशांत रहते हैं और उसका प्रभाव आपके पूरे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। तो ये शांति का अर्थ और शांति के संदर्भ में कुछ बातें हमने कही। अगले वीडियो में हम फिर से इसको और कंटिन्यू करेंगे और इसे राज्य के संदर्भ में भी देखेंगे, जातियों के संदर्भ में भी देखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से ये बरकरार रहते। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।